एक बार पुनः स्वागत है आपका साधना कैरियर पॉइंट में। हिंदी में सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे शब्द पे। शब्द क्या है, उसके क्या भेद कितने होते हैं और भेद के आधार पर शब्दों के विभाजन को समझेंगे हम। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द की अगर हम बात करें तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का समूह सार्थक हो, उसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। तो जैसे हम बात करें, जैसे हमने कोई वर्णों का समूह, जैसे हमने कहा एक जैसे हम शब्द को ही लें तो उसमें श, ब और द, इन वर्णों को आपस में जोड़ा गया शब्दों से, अक्षर और अक्षर से के जो ग्रुप हुआ, इसको हमने शब्द कहा। तो सिंपली अगर हम बात करें कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम बात करें कि शब्द के भेद क्या है, कितने प्रकार से शब्द हम शब्दों को देख सकते हैं। तो मेनली मुख्यतः अगर हम अध्ययन की दृष्टि से इसको देखें तो चार आधार पर हम वर्णों को अलग अलग उसमें बांट सकते हैं। वो कौन कौन से चार आधार हैं, थोड़े से देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म, कहां से, कि किसी शब्द का जन्म कहां से हुआ है। तो हिंदी के विकास के क्रम में अगर हम बात करें तो हिंदी का विकास कैसे हुआ, तो इस हम बात में बात करते हैं कि भी मूल भाषा क्या थी। अगर जिसको हमको मूल भाषा की बात करते हैं कि सबसे ऐसी भाषा जो प्राचीन है, सभी भाषाओं का मूल है, वो कौन सी थी, तो हम कहते हैं संस्कृत। कालांतर में संस्कृत जो मूल भाषा थी वो लौकिक संस्कृति में बदली। लौकिक संस्कृति में बदलने के बाद उसमें इतना ज्यादा शब्दों का आवागमन हुआ कि वो मूल संस्कृति से बिल्कुल संस्कृत भाषा से अलग होती चली गई। और लगभग 500-600 साल के बाद उसमें इतने नए शब्द आ गए कि संस्कृत को संस्कृत कहना मुश्किल हो गया और उसको नया नाम दिया गया और उसको नाम दिया गया पाली। इसी रूप में और क्रम आगे हुआ प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश कई तरह के अपभ्रंशों की अगर हम बात करें तो जिसमें हमने बात की कि भाई सौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी, इन अपभ्रंशों को मिलाकर एक नई भाषा का जन्म हुआ और उसको हिंदी नाम दिया गया। तो अगर हम समय के हिसाब से बात करें तो लगभग 743 ईस्वी 743 ईस्वी में हिंदी का जन्म माना जाता है। तो जब हिंदी का जन्म हुआ तो इसके जन्म के साथ साथ हिंदी में कुछ उसकी मूल भाषा के शब्द को भी अडॉप्ट कर लिया गया। तो इस तरह से अगर हम बात देखें जन्म के आधार पर, तो कुछ तो ऐसे शब्द हुए जो हमने वहीं से अडॉप्ट कर लिए जहां से हिंदी का जन्म हुआ, और कुछ ऐसे शब्द हुए कि उनको उन शब्दों में हमने कुछ चेंज किया और चेंज के साथ में उसको बदलाव के साथ में हमने उसको हिंदी में शामिल किया। तो इसके आधार पर अगर हम देखते हैं कि किस तरह का आधार, तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि शब्द के भेद कितने होते हैं, किस आधार पर हम शब्द का भेद करेंगे। तो आप इसको ऐसे समझिए कि शब्द के भेद, सबसे पहले तो हम कहते हैं कि भी उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब यानी उसका जन्म कहां से हुआ, कहां से उत्पत्ति हुई। जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर दूसरी चीज हम बात करें कि व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का मतलब है किसी चीज की बनावट, रचना। तो व्युत्पत्ति यानी रचना यानी बनावट के आधार पर। तीसरी अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई कि किसी भी चीज के अर्थ के आधार पर, किसी भी चीज के अर्थ के आधार पर उसको कैसे बांटा जाएगा। तो हम बात करें अर्थ के आधार पर। और चौथा हुआ प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। तो इन चार तरह से हम शब्दों का विभेदन, शब्दों के बारे में समझ सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर,
उत्पत्ति यानी जन्म के आधार पर, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर किस तरह से उसको बनाया गया है, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों के विभाजन की बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का विभाजन कैसे होगा। उत्पत्ति के आधार पर केवल हम बात करेंगे। तो अगर उत्पत्ति के यानी जन्म के आधार पर बात करें कि शब्दों को कहां से लिया गया, उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उसका जन्म कहां से हुआ है, उस आधार पर अगर हम बात करें तो सब उत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं मेनली 5 प्रकार से। कितने प्रकार से बांट सकते हैं? 5 प्रकार से। तो उन 5 प्रकारों में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 तत्सम शब्द। तत्सम शब्द। नंबर 2 तद्भव शब्द। नंबर 3 देशज शब्द। और नंबर 3 देशज शब्द। नंबर 4 विदेशज शब्द। और नंबर 5 शंकर शब्द। नंबर 5 शंकर शब्द। शंकर शब्द। अब इसके आधार पर हम उसको समझते हुए चलते हैं कि भाई तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तत्सम शब्द का मतलब हुआ कि मूल भाषा से जो शब्द हुए, संस्कृत भाषा के जो शब्द हुए, उसको अगर हम हिंदी में ज्यों के त्यों ले लें बिना किसी बदलाव के, तो वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। तो अगर हम संक्षेप में अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द कुल मिलाकर संस्कृत के शब्द हुए। तत्सम शब्द कुल मिलाकर संस्कृत के शब्द हुए, यानी संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों जब हिंदी में हमने इसे शामिल कर लिए गए तो उसे हम कहेंगे तत्सम, यानी उसी की तरह से तत्सम शब्द। उनमें थोड़े से विकार के साथ अगर हम उसको हिंदी में शामिल करेंगे तो वो तद्भव कहलाएंगे। जैसे हमने तत्सम की बात करी, हमने कहा सूर्य, एक शब्द है सूर्य, एक शब्द है अग्नि। अगर इन्हीं शब्द को हमने जैसे संस्कृत में यूज करते हैं उसी तरह से हमने इसको हिंदी भाषा में अगर ले रहे हैं, सूर्य भी कहते हैं, अग्नि भी कहते हैं, तो हिंदी में ये उस रूप मूल रूप में भी यूज होते हैं, उनका उपयोग मूल रूप में भी किया जाता है, अग्नि कहते थे। और लेकिन अगर हम इसको थोड़े से विकार के साथ में लें, जैसे सूर्य की जगह हम कहते हैं सूरज, अग्नि की जगह हम आग कहते हैं, तो जब हम इसको विकार के साथ, इसको थोड़ा सा इसमें परिवर्तन के साथ, विकार के साथ जब हिंदी में हम इसको शामिल करते हैं तब ये तद्भव कहलाते हैं। और उसको मूल शब्द के रूप में अगर हम यूज करते हैं तो वो तत्सम कहलाते हैं। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले गए, जैसे सूर्य, अग्नि, वो शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें थोड़े से विकार के साथ या उसमें थोड़े से बदलाव के साथ जब उसे हिंदी में शामिल किया जाता है तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज, सूर्य का सूरज हो गया, अग्नि का आग हो गया। देशज शब्द की अगर हम बात करें कि भाई देशज शब्द किसे कहेंगे, तो देशज शब्द के बारे में हमें समझना होगा कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति के बारे में हमें पता ना चले कि वो भाई संस्कृत से उत्पन्न हुए थे या फिर उससे बदलाव में आए, या उत्पत्ति के बारे में उसकी भाषा, उसके ओरिजिन के बारे में हमें पता ना चले, उन्हें हम बात कहनी थी, उन शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो ग्रामीण परिवेश की भाषा में, ग्रामीण परिवेश में बोले जाने वाले शब्द होते हैं, देशी भाषा में बोले जाने वाले शब्द, उसे देशज शब्द भी कह देते हैं। तो या तो हम ये कह सकते हैं कि भी उनकी उत्पत्ति के बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, या वो शब्द जो ग्रामीण परिवेश में ज्यादातर बोले जाते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम क्या कहेंगे ग्रामीण परिवेश में, जैसे हमने एक शब्द कहा कि भाई खटिया, फावड़ा, ऐसे शब्द जो ग्रामीण परिवेश के शब्द होंगे उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे देशज शब्द। अब आना है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द का मतलब जो भारत से शामिल हो, मतलब जिनका अगर हम बात करें कि भाई जिनकी जो विदेशी भाषाओं से लिए गए, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो किसी भी भाषा की समृद्धता तभी होती है जो उन शब्दों का अडप्टेशन उसके अंदर हो। शब्द जिस भाषा में जितने ज्यादा उसका शब्द भंडार होगा वो उतनी ज्यादा समृद्ध कहलाएगी। तो हिंदी ने अपने आप को
खुला रखा है, उसमें नए शब्द जो है दूसरी भाषाओं से भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं, एक शब्द आता है डॉक्टर, तो अगर हम किसी से भी कहें डॉक्टर शब्द तो वो तुरंत आसानी से समझ जाएगा, चाहे वो एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं भी, अगर आप उससे भी डॉक्टर कहेंगे तो आसानी से समझ जाएगा। लेकिन अगर हिंदी का शब्द हम उससे कहें चिकित्सक तो उसको समझने में दिक्कत हो रही है वहां पे। तो ऐसा शब्द जो हमने हिंदी में अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसको हर कोई आसानी से समझ पाए, उसको हम कहते हैं, तो जब हिंदी में वो शामिल कर लिया जाए तो वो कहलाएगा भाई विदेशी शब्द। जैसे हमने स्टेशन की बात करी, ठीक है, रेल यानी ट्रेन की बात करी, ट्रेन शब्द हम वैसे के सभी लोग ट्रेन ही बोलेंगे उसको, तो ऐसे शब्द जो है तो हिंदी में हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। चाय शब्द है, विदेशी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्द जो हमारी भाषा, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल रच गए हैं, बस गए हैं और हैं विदेशी, तो ऐसे शब्दों को हम हिंदी में अडॉप्ट किए हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बात करी भाई कि इसमें चाय, डॉक्टर, तो ये शब्द जो है ये विदेशी भाषा के शब्द के उदाहरण होंगे। शंकर शब्द की अगर हम बात करें तो शंकर शब्द में कैसे शब्द आएंगे? शंकर का मतलब होता है, इंग्लिश में कहेंगे हाइब्रिड, यानी दो अलग अलग वैरायटियों को मिला दिया जाए तो शंकर कहलाते हैं। तो जब आप, लेकिन अगर हम इसको भाषा में अगर बात करें कि शंकर का क्या अर्थ होता है, तो भाषा में भी इसी अर्थ में इसको लेंगे कि जब दो देशों की भाषाओं के शब्द इसमें हो, मतलब जिसमें दो तरह के शब्द आ जाए, विदेशी शब्द भी आ जाए या फिर हिंदी भाषा के भी शब्द हो जाए, या अलग अलग देशों की भाषाओं के शब्द उसको आपस में जोड़ दिया जाए, वो क्या कहलाएंगे, वो शंकर कहलाएंगे। जैसे हिंदी को जोड़ दिया और इंग्लिश को जोड़ दिया, हिंदी और उर्दू को जोड़ दिया, उर्दू और इंग्लिश को भी जोड़ सकते हैं, मतलब अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्दों को, दो अलग, कम से कम दो अलग भाषाओं के योग से जो शब्द बनते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो शंकर कहलाएंगे। जैसे हमने बात करी, हमने कहा रेलगाड़ी, एक शब्द लिया हमने रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी, अब इस शब्द में, रेलगाड़ी में अगर हम देखें तो इसमें एक शब्द है रेल और एक है गाड़ी। रेल शब्द इंग्लिश का है और गाड़ी शब्द हिंदी का है। तो यही हम कह रहे हैं कि जहां दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वो शब्द शंकर कहलाता है। जैसे रेलगाड़ी हो गई, और इसमें हो जाएगा अजायब घर, एक शब्द हो जाएगा अजायब घर। अजायब उर्दू का शब्द हो गया और घर हिंदी का शब्द हो गया। तो यहां जब हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग भाषाओं से अगर शब्द मिलते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके शंकर शब्द कहलाएंगे। तो शंकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द है, लेकिन यहां ध्यान रखना होगा कि दो अलग अलग भाषाओं के शब्द हों। लेकिन अगर कोई भाषा, अब इसमें अंतर समझ लीजिए कहां दिक्कत कहां होती है। अगर हमने एक शब्द बोला बैलगाड़ी, बैल भी हिंदी भाषा का शब्द है, गाड़ी भी हिंदी भाषा। अब ये दोनों शब्दों को ध्यान देना, ये हिंदी का है और ये भी हिंदी का है। तो जहां पर दोनों एक ही भाषा के शब्द हो जाए तो वो शब्द जो है वो आपके इसमें नहीं आएंगे, शंकर शब्द में नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों एक ही भाषा के शब्द हैं, बैलगाड़ी। लेकिन अजायब घर, क्योंकि अजायब शब्द उर्दू का है और घर शब्द हिंदी का है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कि एक ही भाषा के शब्द ना हो। जैसे हमने बैलगाड़ी की बात करी, ठीक है, अलग अलग भाषाओं के शब्द हो, जब जोड़ेंगे तब ये क्या कहलाएंगे, तब ये कहलाएंगे आपके ये शंकर शब्द कहलाएंगे। मतलब एक भाषा के, जैसे हिंदी, ठीक है, जैसे हिंदी का शब्द हो गया बैल और गाड़ी शब्द भी हिंदी का हो गया। जैसे हम कहें रसोई घर, देखो रसोई घर, रसोई घर, तो ये रसोई घर को देखें तो रसोई किसका शब्द भी हिंदी का है और घर भी हिंदी का है, तब ये शंकर में नहीं आएगा। तो बस इतना फोकस करना है कि शंकर शब्द वो होगा जहां पर अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए, जैसे उर्दू और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, या और किसी भाषा में, मतलब कम से कम दो भाषाएं उसमें के शब्द उसमें जुड़े होने चाहिए, तब वो शंकर शब्द कहलाएगा। और जैसे मैंने कहा, जहां कंफ्यूज कहां नहीं होना है, जैसे मैंने कहा रसोई घर, रसोई भी हिंदी का शब्द है, रसोई भी हिंदी का शब्द है और घर भी जो है आपका वो हिंदी का शब्द है। तो
तो जब एक ही भाषा के शब्द हो जाएंगे ये दोनों, तो इसको हम संकर शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसको संकर शब्द की श्रेणी में नहीं रखेंगे, इसको भी नहीं रखेंगे। और क्योंकि ये अलग भाषा है, ये अलग भाषा है, तो ये दोनों उसके श्रेणी में आ जाएंगे। तो इतना हमें ध्यान रखना होगा कि संकर शब्द जो होते हैं वो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अगर वो एक ही भाषा में अगर आ जाएंगे तो संकर शब्द की श्रेणी में नहीं जाएंगे। किस श्रेणी में जाएंगे इसकी बात हम आगे करेंगे आपके, जब हम रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर करेंगे, वहां पर हम इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि संकर शब्द उन्हें कहते हैं जहां दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलते हैं। जैसे हमने बात करी टिकट घर, ठीक है, स्टेशन, ठीक है, स्टेशन घर कह लो, या फिर अब दूसरा जैसे हमने कहा रेलगाड़ी, इस तरह के शब्द इसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा हम समझते हैं तत्सम शब्दों के बारे में कि भाई तत्सम और तद्भव में हम पहचान कैसे करें। कभी कभी ज्यादातर पेपर में से पूछता है कि इनमें में से कौन सा शब्द तत्सम है या कौन सा शब्द तद्भव है। तो थोड़ा सा इसको आप देखेंगे कि तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। इसका आप अपना समझ गए कि उत्पत्ति का आधार पर आपने इन शब्दों के बारे में जान लिया। इसको थोड़ा आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि तत्सम और तद्भव में अंतर कैसे समझे, तो इस पर बात करेंगे अभी। शब्द, अब हम बात करेंगे कि कैसे शब्द तत्सम है और तद्भव है। तत्सम और तद्भव के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से शब्द तत्सम है और कौन से तद्भव है। यहां पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि तत्सम किसे कहेंगे और तद्भव किसे कहेंगे। देखेंगे यहां से तत्सम शब्द की आपको पहचान सबसे पहले बताएं कि ये शब्द क्योंकि संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो संस्कृत के मूल शब्द होंगे तो हिंदी की अपेक्षा थोड़े कठिन महसूस होंगे, आपको कठिन लगेंगे। तो इस शब्द के क्या होंगे, थोड़े जटिल शब्द होंगे, जटिल होंगे, और ये शब्द थोड़े से सरल शब्द होंगे। तद्भव शब्द थोड़े सरल लगेंगे, जैसे हमारे जटिल होंगे। जैसे मैंने बात कहा अग्नि, आपको सुनने में थोड़ा अग्नि कठिन शब्द लगेगा। अगर मैं कह दूं इसको आग, तो ये आपको, ठीक है, ये आपको क्या लगेगा, ये आपको सरल लगेगा थोड़ा सा। तो ये एक तो चीज ये आ गई कि ये तत्सम शब्द जो होते हैं क्योंकि संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, तो ये देखने आपको जटिल लगेंगे, मतलब कठिन शब्द होंगे, देखने में जब आप पढ़ोगे तो थोड़े कठिन महसूस होंगे। और तद्भव की जब हम बात करेंगे तो ये सरल शब्द लगेंगे। एक तो पहचान इसमें ये हो जाएगी, आप जब इनको पहचानोगे, जब ऑप्शन में दिए होंगे कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है, तो आपको जो कठिन लगेगा एक ट्रिक के रूप में आप इसको भी देख सकते हो कि हाँ ये तत्सम शब्द है। दूसरी चीज इसमें और क्या पहचान सकते हो, इसमें जो तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक शब्द आता है शब्द, ये ज्यादातर तत्सम शब्द में ही आता है। इसके रूप में जैसे यहां पर ज्यादा आ जाएगा, यहां ख शब्द यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एक श की हमने बात करी, तो जैसे हमने एक शब्द लिखा सॉरी, इसको हमने लिखा अक्ष, लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे तो हम कहेंगे आंख, तो ये शब्द इसके जगह ज्यादा यूज हो रहा है। तो श जहां पर आ जाएगा, यानी श जहां पर आ जाएगा वो तत्सम होगा ज्यादातर, और जहां पर ख आ जाएगा वो आपका तद्भव शब्द में, उसकी जगह पर ख यूज होगा तो तद्भव शब्द में यूज हो जाएगा। तीसरी चीज आपको ये याद रखना है कि जितने भी हम कहेंगे संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है, वो आपके तत्सम शब्द में आ जाएंगे। संयुक्त अक्षर शब्द तत्सम शब्द में आ जाएंगे, ठीक है। और यहां पर एक चीज और होगी कि यहां पर आधा अक्षर जो होगा, आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर, जैसे देखो अग्नि, यहां ये पूर्ण रूप में आएगा आग, तो ये आधा अक्षर की का संकल्प भी ज्यादातर इसी में होगा। अगर एक और चीज अगर हम बात करें कि रॉ का यहां पर काफ रूप आएगा, रॉ का काफ रूप आएगा, काफ रूप आएगा, काफ रूप। जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपको, जैसे मैंने कहा सूर्य, एक पहले उदाहरण किया, तो देखो ये वाला जो रॉ है, काफ का मतलब ये वाला रॉ, ये वाला रॉ काफ रूप में यूज हुआ है आपका यहाँ, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा काफ, काफ का मतलब जिसमें जो स्वर रहित हो, जिसमें स्वर ना हो, यानी आधा, आधे के रूप में। तो ये रॉ आधा भी होगा, तो जैसे हमने लिखा आधा अक्षर आएगा, तो ये आधा वाला कॉन्सेप्ट को भी पूरा करना है। तो यहाँ पर देखते हैं रॉ का कौन सा रूप यहाँ पर दिखाई देगा आपको, आधा। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर आपको
रॉ का पूर्ण रूप ही दिखाई देगा, रॉ का पूर्ण रूप, रॉ आएगा ऐसे रूप में जैसे, ठीक है। यहाँ पर रॉ का पूर्ण रूप ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये रॉ आधे रूप में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। और भी अगर इसमें अगर हम बात करें णौ आता है जैसे छेद, अब एक तरह यहाँ पर जो णौ आता है ज्यादातर णौ दिखाई देगा, लेकिन णौ के रूप में यहाँ पर आपको नौ दिखाई देगा, यहाँ नौ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे णौ के रूप में अगर मैं कहूं कारण, आप यहां पर कह दोगे कान, तो णौ के जगह पे नौ दिखाई देगा। तो ये तत्सम शब्दों की कुछ आपको पहचान होगी। तो ज्यादातर आप जब देखोगे कि तत्सम शब्दों में क्या पहचान होगी, भाई तत्सम शब्द थोड़े जटिल होते हैं, कठिन होंगे, देखने में आपको कठिन लगेंगे, और तद्भव शब्द सरल होंगे। उससे कुछ पहचान होगी कि भाई श जैसे आ गया तो वो तत्सम शब्दों में आएगा, और उसकी जगह पे जैसे ख, जैसे मैंने कहा आंख आ गया ख, तो वो ज्यादातर आपको तद्भव शब्दों में देखने को मिलेगा। संयुक्त अक्षर हमारे ज्यादातर तत्सम शब्दों में देखने को मिलेंगे, लेकिन जैसे आधा अक्षर भी हमें तत्सम शब्दों में देखने को मिलेगा, और रा का जो काफ रूप होता है जैसे सूर्य, आधा रूप, आधा रा जिसको कहते हैं, वो ज्यादातर हमें तत्सम शब्दों में देखने को मिलेगा। णौ जो है तो वो भी हमें तत्सम शब्दों में, देखो अभी हमने क्या कहा, अब संयुक्त अक्षर में, अब संयुक्त अक्षर में और क्या कहेंगे, एक और रा होता है, एक चीज और देखेंगे कि श के ये वाला श और ये दोनों श, ये ज्यादातर आपको तत्सम में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपको उसकी जगह पर क्या दिखाई देगा, ये वाला स दिखाई देगा, ये वाला स ज्यादातर तद्भव में दिखाई देगा। तो ये कुछ पहचान है जिसके आधार पर आप ये पता लगा सकते हो कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। लेकिन एक सबसे मेन चीज है कि आपको इतना ध्यान रखना है, अगर कोई शब्द संस्कृत का शब्द है तो वो तत्सम होगा, और जो उससे विकृत होकर या उससे बदलाव के रूप में यहाँ पर आया है, उसमें थोड़ा बदलाव करके लाया है, जैसे सूर्य का सूरज बनाकर हमने इसको लिख दिया हिंदी में, तो वो तद्भव के रूप में जाना जाएगा। लेकिन उसकी कुछ पहचान होगी कि इन पहचानों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको छांटना उसको आसान हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हुई, और बाकी हमने बात की कि देशार्थ विदेशार्थ शब्दों की हम बात कर चुके हैं, या शंका शब्दों की हमने जानने की इसमें कोशिश की। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे हम बात करेंगे इसमें आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से इसको पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।